नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, नेफ्यू रियो को जन्मदिन की बधाई, ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को बधाई दी है जन्मदिन की। सीएम योगी ने नागालैंड के सीएम को बधाई दी है। नेफ्यू रियो को जन्मदिन की बधाई, ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये बधाई दी है और ये ट्वीट भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें उन्होंने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को जन्मदिन की बधाई दी है। और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नेफ्यू रियो को जन्मदिन की बधाई, ईश्वर से आपकी लंबे उम्र की कामना। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सबसे पहले पीएम मोदी पर बनी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसका कार्यक्रम वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में रखा गया है। दोपहर 12:50 पर काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। उसके बाद में सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे और साथ ही गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और वाराणसी में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस फोटो प्रदर्शनी में सीधे तौर पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक चाय बेचने वाला लड़का आज प्रधानमंत्री है, देश के सर्वोच्च पद पर पदासीन है। उस पर यह पूरी फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें कि वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आज रखा गया है। और उसके बाद में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी वाराणसी आते हैं तो काशी विश्वनाथ के दर पर दर्शन और पूजन करने के लिए जरूर जाते हैं। तो आज भी दोपहर 12:50 पर काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके बाद में सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिस्सा लेंगे और साथ ही गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं और साथ ही संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। आप दोनों का सीधा रुख करते हैं और सबसे पहले संतोष, आपके पास में आना चाहेंगे, जो पूरा आज का कार्यक्रम है उसको एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो 10:20 का वो समय होगा जब लखनऊ से मुख्यमंत्री बनारस पहुंचेंगे और यहाँ से विभिन्न कार्यक्रमों से सम्मिलित होते हुए लगभग 4:30 बजे बनारस से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। इन कार्यक्रमों के सिलसिला की बात यदि की जाए तो सबसे बड़े कार्यक्रमों में शुमार सबसे पहला कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा, जहां पे प्रधानमंत्री पे आधारित 55 फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, उसका वो उद्घाटन करेंगे। इन 55 फोटोग्राफ्स के जरिए ये बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर प्रधानमंत्री का ये जो सफर है वो पूरा कैसे हुआ और कैसे किन किन आयामों पे उन्होंने किस तरह से विजय को अपने को वर्ण किया। और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सी स्थितियां थी जहां से वो शुरू करके आज इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, इस पद पे आसीन है। दूसरी ओर वहां से यदि देखा जाए तो वहां से जो दूसरा बड़ा कार्यक्रम होगा वो काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। काशी विश्वनाथ दर्शन के साथ ही साथ वो शाम को जाते समय अंतिम कार्यक्रम की यदि बात करें, 5 कार्यक्रमों का जिनका शेड्यूल है। पहला कार्यक्रम रुद्राक्ष में जहां फोटो प्रदर्शनी होगा, दूसरा रविदास घाट पे जहां जेटी का उद्घाटन करना है, तीसरा
कार्यक्रम दर्शन करने का होगा। दर्शन करने के बाद ये वही पास में मणिकर्णिका घाट पे सतुआ बाबा आश्रम है, वहां पे श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे, जहां से वो फिर लालपुर स्थित बुनकर सेंटर जाएंगे, वहां पे एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सबसे अंत की कार्यक्रम की बात करें तो शाहजहांपुर गांव में जाएंगे, जहां पे गायों के लिए एक गोवर्धन संवर्धन केंद्र का उद्घाटन करना है और उस कार्यक्रम को शिरकत करने के बाद वो लखनऊ की ओर प्रस्थान करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हम फिर से इस बात को बताना चाहेंगे कि इन पूरे कार्यक्रमों में, पूरे शेड्यूल में आज के लगभग 6 घंटे का इस दौरे में 2 कार्यक्रम बड़े होंगे। पहला जो काशी विश्वनाथ के दर्शन के पूर्व रुद्राक्ष सेंटर में होगा, जो प्रधानमंत्री के जीवन पे आधारित होगा, फोटो प्रदर्शनी होगा, और दूसरा जो सरकार की मान्यताएं रही हैं, सरकार का जिन पे हमेशा दिलचस्पी रहा है और गाये बगाए उन्होंने इस बात का उद्गार भी किया है, गोधन को भी बढ़ावा देने के लिए ये एक कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। जी चलिए ठीक है संतोष, आपके पास वापस आते हैं। मनीष मिश्रा भी हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार बने हुए। मनीष, देखिए अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा करते रहते हैं, वहां पे किस तरीके से विकास चल रहा है उसके बारे में निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, और विकास में और क्या कुछ बढ़ावा दिया जा सकता है उसको लेकर भी अधिकारियों से लगातार बात करते हैं। और जब भी जाते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर पर जरूर जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और आज भी कुछ इसी तरीके का कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का, या कहें कि सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी, जब भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के दौरे आएंगे तो वाराणसी से ज्यादा लगाव रहता है पीएम जी। कहीं ना कहीं विश्व पटल पे एक पहचान बनाई गई है, जिससे कि अगर हम देखेंगे विश्व में अगर वाराणसी का आप जिक्र करते हैं, क्योंकि पीएम का संसदीय क्षेत्र आता है, जिस तरह से काशी कॉरिडोर बनाया गया था, उसकी किस तरीके से उद्घाटन किया गया था, तो कहीं ना कहीं एक विश्व पटल पे वाराणसी की छाप दिखती है और उसके विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग रहते हैं। हमेशा उसकी हमने देखा है समय समय समीक्षा भी करते थे। जी कार्यक्रम रहेगा करीब 8:55 पे यहाँ से उनको निकलना है। विशेष चौपर से अपने जाएंगे और सीधे पुलिस लाइन में वहां पहुंचे लैंड करेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जो जीवन पे आधारित जो चित्र हैं उनका अवलोकन करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे रुद्राक्ष क्षेत्र में, जिस तरीके से जो परिस्थितियों से निकल के प्रधानमंत्री मोदी ने जो जीवन अपना सफर जो तय किया है, बतौर एक साधारण परिवार से आके, एक गरीब तबके के परिवार से आके, और आज देश के प्रधानमंत्री का सफर जो है वो जिस तरह से उन्होंने सफर तय किया है उसको लेके एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उनको चित्रों को लेके जिस तरीके से हमें सहयोगी बता रहे हैं 55 चित्र वहां पे लगाए गए हैं, उसकी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे रुद्राक्ष सेंटर में। उसके बाद सीधे वो जाएंगे जेटी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ धाम जाएंगे, जहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। करीब आधे घंटे का समय वहाँ पे रिजर्व रखा गया उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि वहाँ से उनका विशेष लगाव भी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जो 3:30 बजे का कार्यक्रम है, गोवर्धन जो योजना है उसका निर्माणाधीन जो स्थल है उसका निरीक्षण करेंगे। मैंने पहले बताया था कि जब भी वाराणसी जाते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनकी समीक्षा करते हुए जरूर नजर आते हैं, और हाल फिलहाल में जो घटनाएं होती हैं उनका पूरा ब्यौरा लेते हैं। वहाँ के चाहे मंडलायुक्त हो, चाहे कमिश्नर हो, वहाँ पे पुलिस कमिश्नर हो, उनकी भी घटना का जरूर उसमें वहाँ पे जिक्र होगा। समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जिस तरीके से पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वाराणसी का जो अपना एक वो है, एक स्वरूप है, जिस तरीके से कहेंगे कि इसकी पहचान है, वो न केवल कि सिर्फ पीएम का एक संसदीय क्षेत्र है, बल्कि काशी विश्वनाथ धाम का जिक्र करेंगे। चाहे आप वहाँ की वाराणसी की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं विशेष पहचान है। और जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, चाहे आप अयोध्या की बात करेंगे, चाहे आप वाराणसी की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको विकास को लेकर एक अलग सी एक इम्पोर्टेंस रहती है वहाँ की जो विकास को लेके, उसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर दिखते रहते हैं। तो आज भी एक पूरा कार्यक्रम रहेगा, करीब 6 घंटे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में बिताएंगे। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। संतोष, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अब मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने के लिए बहुओं में टक्कर देखने को मिल सकती है। दरअसल मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, और वहीं दिल्ली में अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। मैनपुरी से डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें इस वक्त काफी तेज जताई जा रही हैं। हालांकि देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को ही चुनावी मैदान में उतारेगी,
क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में मैनपुरी की जो सीट है वो खाली हुई थी और पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा है। तो ऐसे में अब डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अपर्णा यादव ने मुलाकात की है यूपी बीजेपी अध्यक्ष से, जिसके बाद में इस मुलाकात के बाद में डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो काफी इस वक्त तेज हो चुकी हैं। हालांकि देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रत्याशी मैनपुरी सीट से उतारती है। बता दें कि 5 दिसंबर को मतदान होगा मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव है, और उसके बाद में 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रामपुर और आजमगढ़ जिन्हें कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी और जीत दर्ज की थी इन दोनों ही जगहों पर, जिसके बाद में अब अगली चुनौती मैनपुरी की रहेगी और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से मैनपुरी जो जगह है उसको अपने पाले में किया जाए, मैनपुरी की सीट अपने पाले में की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगातार नजर बनाए हुए है समाजवादी पार्टी की गढ़ सीटें जो है, जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है उनको अपने खाते में करने की। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे इस वक्त जब अपर्णा यादव ने मुलाकात की है। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए फोनलाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या इस मुलाकात जो हुई है अपर्णा यादव की और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव की नाम की घोषणा की गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अपर्णा यादव को वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से आधिकारिक तौर पे इस बात की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और अपर्णा यादव की कल मुलाकात हुई है, तो कयास कहीं न कहीं और तेज हो गए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला लेती है तो चुनाव समिति की बैठक होती है। जब चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी का जो सीट है, लोकसभा सीट है, वो खाली हुआ है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। शिवपाल यादव अलग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी किस पर अपना दांव लगाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़ाती है, क्योंकि अपर्णा यादव भी मुलायम सिंह यादव के परिवार की हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि मैनपुरी जो है वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संभवतः अपर्णा यादव को भी वहां से चुनाव लड़ा सकती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग की जाएगी। सर्वे में मिले शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने की मांग आज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 12 नवंबर तक की सही सीमा के लिए था। जो सीमा बनाई गई थी 12 नवंबर तक ही यह आदेश मान्य है। तो ऐसे में कल 12 तारीख है, तो उससे पहले सीधे तौर पर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए फोनलाइन पर। संतोष, क्या कुछ ताजा अपडेट, ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और सीधे तौर पर जो शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इससे पहले, उसी को आगे बढ़ाने की मांग की जाएगी? देखिए, यदि इस मामले की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये मामला पूरी तरीके से एक संरक्षण करने से जुड़ा हुआ है। तो कोर्ट में मामला है, जैसा आपने बताया, 11 तारीख इसकी लास्ट डेट आज है। और इसमें मुस्लिम पक्ष बनारस में जब कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो इस कार्रवाई के समय मुस्लिम पक्ष ने एक आपत्ति दर्ज कराई थी और उसका ये कहना था ये हमारा कार्यस्थल है, इस रंग से इसे नहीं संरक्षित करना चाहिए। जबकि दूसरी ओर यदि देखा जाए तो हिंदू पक्ष ने ये कहते हुए अपना वाद दाखिल किया था कि चूंकि ये हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ये शिवलिंग है और यहाँ पे जो वजू करने का कार्य किया जाता है कार्य, ये निश्चित तौर से आपराधिक है और ये निंदनीय है, धर्म को भड़काने वाला है। इन दोनों बातों को सुनने के बाद पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला दिया था कि इस जगह को संरक्षित किया जाए। मुस्लिम पक्ष पहले से आपत्ति दी हुई है। यदि आज की बात की जाए तो आज आपत्ति पे हिंदू पक्ष एक बार फिर से अपना पक्ष रखेगा। वो जहां तक उम्मीद ये जताई जा रही है, वकीलों का जो
कहना है कि शायद एक बार फिर से इस डेट को बढ़ाने की संभावनाएं ज्यादा जताई जाती है। जी जी ठीक है। संतोष, जिस तरीके से देखा जाए तो ज्ञान वापी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा गया है। वादी जितेंद्र सिंह बिसेन ने ये पत्र लिखा है और सीधे तौर पर इस पत्र को लिख करके मुकदमों की पैरवी कराने की मांग की गई है जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से। देखिए, जितेंद्र सिंह बिसेन की यदि बात करें तो ये वो हैं जिनकी पत्नी राखी सिंह ने पूरे मामले को उठाया, या ये कहा जाए कि उन 5 महिलाओं में एक महिला है जिन्होंने ज्ञानवापी मामले पे पूजन अर्चन, या ये कहा जाए कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है उसके दर्शन पूजन की मांग की थी। मामला और बढ़ने के बाद तमाम वाद और विवाद होते हैं, कमीशन की कार्रवाई होती है। कमीशन की कार्रवाई के बाद एक हफ्ता पहले जितेंद्र सिंह बिसेन ने इस बात का खुलासा किया कि हम पूरे मामले में ट्रस्टी बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कल की यदि बात किया जाए तो कल वो पूरी तरीके से इन कागजों को उनके हवाले, या ये कहा जाए कि बाई पोस्ट उन्हें भेज दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो ये लीगल, जो कानूनी पहलू की बात की जाए तो कानूनी पहलू पे ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस मुकदमे में न केवल राज्य सरकार बल्कि राज्य सरकार के रूप में मुख्यमंत्री और स्थानीय स्तर पे यहाँ के डीएम और कमिश्नर एक पक्ष बनाए जाते हैं। ये कहा जाए कि उन्हीं के ऊपर इन चीजों का वाद दाखिल किया जाता है। तो समझा जा सकता है कि ये एक टेक्निकल मामला है। देखने की बात होगी कि मुख्यमंत्री की ओर से या फिर कोर्ट की ओर से इस पे क्या बातें आती हैं। लेकिन यदि पिछली बातों की बात की जाए, पिछले घटनाओं की बात की जाए तो जितेंद्र सिंह बिसेन ने पूरे मामलों को लगभग, जिसकी फहरिस्त में 13 मुकदमे हैं, उन 13 मुकदमों पे योगी आदित्यनाथ के हवाले करना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि चूंकि ये मुख्यमंत्री हैं और हम मुख्यमंत्री को ये न देकर हम गोरखपुर स्थित उनके पीठ के महंत को देना चाहते हैं। तो समझा जा सकता है कि ये टेक्निकल बातें हैं। अब देखने की बात ये होगी कि कोर्ट आखिर इन चीजों पर किस तरह से निर्णय लेती है और क्या स्टेप लेती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संतोष। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रामपुर उपचुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन इस वक्त जारी कर दिया गया है और आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कल तक ये खबर सामने आ रही थी कि शायद इस पूरे मामले में आजम खान को थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि अगर आजम खान को राहत मिलती तो ये उपचुनाव नहीं होता। लेकिन आजम खान को राहत नहीं मिली, जिसके बाद में रामपुर चुनाव का ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव का शेड्यूल जो है उसे रिवाइज किया गया है और आज से नामांकन शुरू होगा। 18 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे इस सीट से। 5 दिसंबर को मतदान होगा, जिसके बाद में 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो देखना होगा कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को उतारेगी या आजम खान किसे इस सीट पर चुनाव लड़ाएंगी, ये वाकई देखना होगा। क्योंकि रामपुर चुनाव का नोटिफिकेशन इस वक्त जारी कर दिया गया है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव का शेड्यूल भी इस वक्त रिवाइज किया गया और आज से नामांकन भी शुरू हो रहा है। 18 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे, 5 दिसंबर को मतदान और उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अखिलेश यादव ने जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने जवाब मांगा था और अब 6 पेज का ये जवाब अखिलेश यादव ने दिया गया है। अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को 6 पेज का पत्र लिखकर अपना जवाब दिया है और वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के मामलों पर जांच की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। दरअसल अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराता है। कई सारे नामों को हटा दिया गया है वोटर्स लिस्ट से, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने पहले इस पूरे मामले में अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जांच कराई और फिर अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो इसका पुख्ता सबूत दीजिए। जिसके बाद में अब अखिलेश यादव ने 6 पेज का पत्र लिखकर अपना पूरा जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन को और वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के मामलों पर जांच की मांग अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। दरअसल ये आरोप लगाया गया था अखिलेश यादव की तरफ से।
अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं नोएडा से, जहां पर नोएडा सेक्टर 58 की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताएं कि कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 लोगों को हवाला के पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ ही एक शख्स हालांकि मौके से वहां पर फरार हो गया है। तो आपको बता दें कि एक शख्स मौके से फरार है और मौके से 2 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है और पुलिस के साथ इनकम टैक्स की टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 8 लोगों को हवाला के पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया, हालांकि एक शख्स वहां से फरार हो गया। मौके से 2 करोड़ कैश भी पुलिस ने बरामद किया है और अब पुलिस लगातार इसमें जांच करेगी, पूछताछ करेगी उन 8 लोगों से और जो एक और शख्स फरार है उसकी भी तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन खास बात यह कि जो मौके से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है वो आखिर किसका है, कहां से इतना पैसा आया। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर बदमाशों का आतंक जो है वो लगातार जारी है। बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी मिली है कि बाइक से घर वापस लौट रहा था युवक और घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और इस पूरे मामले में अब जांच में जुटी हुई है। हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया। हंडिया थाना क्षेत्र के मुगराव गांव की ये पूरी घटना अब तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रयागराज में बदमाशों के हौसले इस वक्त लगातार बुलंद है। बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाइक इस दौरान घर से वापस लौट रहा था युवक और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस खबर को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का भी घेराव किया है। हंडिया थाना क्षेत्र के मुगराव गांव की पूरी घटना अब तक आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्रयागराज से, जहां पर बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक से घर वापस लौट रहा था ये युवक। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का भी घेराव किया। हंडिया थाना क्षेत्र के मुगराव गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आई है प्रयागराज से, जहां पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। जो बदमाश है वहां पर उनके हौसले लगातार बुलंद है, पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राज बहादुर जुड़ गए फोन लाइन पर। राज बहादुर, देखिए प्रयागराज में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। जैसे कि बता दें, हंडिया थाना क्षेत्र में देर शाम तक 7 बजे तक एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जो उसके युवक के पीठ में गोली मारी गई है और घर से निकला था, मारी गई है। मौके पर हंडिया पुलिस पहुंची थी। ग्रामीणों को आक्रोश देकर हंडिया पुलिस के ऊपर नारा लगाया जा रहा था, जो कि इसकी पहले कुछ दिन पहले भी शिकायत की गई थी, जो कि पुलिस ने इस मामले को संज्ञान नहीं ली है। और संज्ञान न लेने के कारण एसपी अभिषेक अग्रवाल मौके पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो कि कुछ अज्ञात बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार करके जांच पड़ताल में जुटी है, पूछताछ कर रही है। अभी परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के नाम तहरीर दी है, जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं, जो कि तत्काल 24 घंटे के अंदर में अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जो अभिषेक अग्रवाल ने चुनौती दी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में बदमाशों ने युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। युवक इस दौरान बाइक से घर वापस लौट रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने उसको अंजाम दिया। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जौनपुर में कैराकत सीट से बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने बयान दिया है और ये बयान इस वक्त काफी चर्चा में बना हुआ है। कैराकत से भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसमें दिनेश चौधरी ने ये बयान दिया है और पलटवार करते हुए मछली शहर के जो विधायक हैं, जो मछली शहर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कैराकत से बीजेपी के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मछली शहर बीजेपी से सांसद बीपी सरोज ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि कैराकत के पूर्व विधायक ने अगर
क्षेत्र में काम किया होता तो जनता चुनाव में उनका समर्थन करती, लेकिन क्षेत्र की जनता ने उनको चुनाव में करारी हार दिलाई। बताते चले कि कैलाकत के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने बीजेपी से मछली शहर के सांसद समेत कई विधायकों पर आरोप लगाया था कि क्षेत्र में किसी तरह का कार्य नहीं हुआ है। क्षेत्र की रोड की हाल खस्ता हाल है। मछली शहर के सांसद ने कहा कि जिस किसी को अगर काम देखना है तो मछली शहर लोकसभा क्षेत्र बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में काम देख सकता है कि कितना विकास कार्य मछली शहर लोकसभा क्षेत्र और बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रमेश मिश्रा के द्वारा कराया गया है। व्यक्तिगत बयान है। मैं तो अपने मछली शहर लोकसभा की जनता का ऋणी हूँ और उनको जो है हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझको एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुना हुआ है। और जब से जो है जनता ने चुना हुआ है, मैं लगातार जो है जनता के बीच में बना भी हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए भी तत्पर हूँ। जहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि ऐसा यहाँ कहीं विकास नहीं हुआ है, तो चाहे हमारे पिंडरा के विधायक रहे हों, चाहे जफराबाद के विधायक रहे हों, ये सब लोगों ने इतना काम किया है ला करके कि आप यहाँ स्वयं जा कर के देख सकते हैं। जनता जो है वहाँ की कह रही है कि विधायक हो तो ऐसा हो। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।